जो न्यू चैप्टर हम लोग का है वो है धातु और अधातु। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसके पहले कक्षा में भी ये सब जो है आ चुका है। आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप बेहतर तरीका से इसको समझ पाएंगे। ठीक है। देखो अपने डेली लाइफ में बहुत ऐसी वस्तुएं हैं ना जिसको तुम इमेजिन करो तो ये पता चलेगा कि जो है वो किसी न किसी चीज से बना हुआ है ना। जैसे घर पे खाना बनाने वाला जो बर्तन है, ठीक है, वो एल्युमिनियम का बना होता है जो कि सबसे हल्का धातु होता है, उसको हम धातु कहते हैं। ठीक है। और जो आपका घर का रोटी पकाने वाला जो तावा है वो किसका बना होता है? लोहे का बना होता है। और भी चीजें हैं समाज के अंदर, घर के अंदर, जैसे महिलाएं जो गहना पहनती हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब क्या है? ये सब धातुएं हैं। और भी धातु का उदाहरण ले सकते हैं हम कि और भी हम धातु का उदाहरण ले सकते हैं अपने डेली लाइफ में। जैसे कि क्या बोल सकते हैं हम, अभी पिछले क्लास में हमने बॉल में पढ़ाया, टंगस्टन धातु था। नाइक्रोम एक मिश्र धातु था जो दो धातुओं से मिलकर के बना हुआ था, क्रोमियम और निकेल से बना हुआ था। आया समझ में? तो हर धातु का हमारे दैनिक जीवन में बड़ा ही उपयोग है। इसके अलावा यदि और ले लें हम तो कहा जाता है कि सबसे जो ज्वलनशील, जो हवा के संपर्क में आने पे जलने लगता है, वो भी एक प्रकार का धातु है जिसे हम सोडियम कहते हैं, है ना। पोटेशियम है, ये सब हवा के संपर्क में आते ही क्या होता है? जल उठता है। और सोडियम की यदि हम बात करें, जो हमारे खाने वाला नमक है, साधारण नमक, उसमें जो है सोडियम का उपयोग हुआ है। ठीक है। इस तरह से जो है हमारे दैनिक जीवन में धातु और अधातु का बड़ा ही उपयोग है। अधातु के बारे में देखें, जैसे हम ऑक्सीजन सांस के रूप में लेते हैं, ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। नमक के अंदर जो क्लोरीन है सोडियम के साथ मिला हुआ है, तो क्लोरीन भी क्या है? एक अधातु है। ठीक है। नाइट्रोजन एक गैस है, वो भी क्या है? एक अधातु है। और मैंने आपको बताया था कि बल्ब में अक्रिय गैस भरा जाता है, ये अक्रिय गैस क्या है? सब के सब ये अधातु है। ऐसा समझ में? तो हमारे दैनिक जीवन में जो है ये चारों तरफ मिले हुए हैं। वायुमंडल से लेकर के अर्थ क्रस्ट में ये दोनों तरफ फैले हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कैल्शियम की बात करें, तो कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में मौजूद है। कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में मौजूद है। ऐसा समझ में? सोडियम है NaCl के रूप में मौजूद है। मैग्नीशियम है MgSO4 और MgCl2 के फॉर्म में मौजूद है अर्थ क्रस्ट के अंदर। ठीक है। तो धातुएं जो है पूरा अर्थ के सरफेस के साथ साथ वायुमंडल, यानी जितने ये तत्व हैं, तत्व को दो भागों में बांटा गया है, धातु और अधातु में। ठीक है। तो इनको वायुमंडल से लेकर के पूरा अर्थ क्रस्ट में ये हर जगह मौजूद है। ठीक है। तो देखते हैं कि जो तत्व होते हैं इनको, है ना, इनको कितने भागों में बांटा गया है? मेनली दो भागों में बांटा गया है। एक धातु है और एक अधातु, यानी धातुएं और अधातु, है ना। तत्व को दो भागों में बांटा गया है, धातुएं और अधातु। ठीक है। धातु के रूप में यदि देखें तो जो है लोहा है ना, सोडियम है, और क्या है? सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। ठीक है। पोटेशियम है, जिंक है ना, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम। ठीक है। मैग्नीशियम, पारा ले सकते हैं जिसको हम मरकरी भी कहते हैं। ठीक है। और इस तरह से ये क्या है? ये धातुएं हैं। और धातुएं कहने का मतलब ऑक्सीजन हो गया, है ना, नाइट्रोजन हो गया,
सल्फर हो गया, है नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, है क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, है कार्बन हो गया, कार्बन हो गया। अक्रिय गैस में ले सकते हैं, आर्गन ले सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो ये सब क्या है? ये सब अधातुएं हैं और ये धातुएं हैं। इनका कुछ उदाहरण आपके सामने मौजूद है। लेकिन देखो मान लो कि ये लोहा है, ये ऑक्सीजन है, ये सोडियम है, नाइट्रोजन है, ये धातु अधातु हमारे पास मौजूद है। हम लोग को यही सीखना है ना कि आखिर इसकी पहचान हम कैसे करते हैं। ठीक है, दो चीज जो है आपके चैप्टर में सीखना है कि इसकी पहचान कैसे करते हैं, इसका बिहेवियर क्या है और इसको निकाला कैसे जाता है। समझ में? तीन चीज जो है इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, देखिए पारा को कहते हैं ना, पारा को कहते हैं यह कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में रहता है। समझ में? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। उसी तरह इधर ले लीजिए ब्रोमीन, है ना। ब्रोमीन भी जो होता है ना, यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। समझ में? द्रव अवस्था में रहता है। समझ में आया? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। देखो ये क्या है? पारा धातु है लेकिन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ये क्या है? ब्रोमीन क्या है? अधातु है, ये भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है क्या कमरे के ताप पर वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है? तो पारा। ठीक है, और कमरे के ताप पर वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है? वो ब्रोमीन। है समझ में? वैसे इनका संकेत यदि देखें तो आयरन का संकेत Fe होता है, सोडियम का संकेत Na होता है, सोना का संकेत Au होता है और चांदी का संकेत Ag होता है, ये Al होता है और ये Cu होता है और ये क्या? पोटेशियम का A और जिंक का Zn और मैग्नीशियम का Mgn। ठीक है, और पारा का Hg होता है। उसी तरह से ऑक्सीजन के लिए O, नाइट्रोजन के लिए N, सल्फर के लिए S, क्लोरीन के लिए Cl, क्लोरीन के लिए F, कार्बन के लिए C, आर्गन के लिए A, ब्रोमीन के लिए B। उसी तरह से आप आयोडीन ले सकते हैं। आयोडीन, आयोडीन जो है इसको आई से डिनोट करते हैं। आया समझ में? आयोडीन की खासियत क्या है कि आयोडीन को जो है NaCl के साथ मिश्रित कर दिया जाता है। ठीक है, आयोडीन का एक कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। क्या बोलते हैं? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा जो है हम साधारण नमक में मिला देते हैं जिससे आयोडीन युक्त नमक बन जाता है। कौन सा नमक बनता है? आयोडीन युक्त नमक बन जाता है। और आयोडीन युक्त नमक की क्या खासियत है? तो आयोडीन युक्त नमक खाने से जो है ना, घेंघा रोग नहीं होता है। घेंघा रोग से बचने के लिए, रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का यूज किया जाता है। समझ में? आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जितने धातुएं और अधातुएं हैं सबका हमारे दैनिक जीवन में कोई ना कोई उपयोग है। ठीक है, आयरन का देखिए चारों तरफ बोल वाला है ना। छोटे से लेके बड़े चीजों में जो है आयरन का उपयोग हो रहा है। ठीक है, सोडियम का उपयोग मैंने बताया NaCl के अंदर होता है साधारण नमक बनाने में। सोना, चांदी ये सब जो है गहना बनाने में यूज किए जाते हैं। और कहा जाता है कि सबसे बड़ी बात कि सोना और चांदी जो होता है ना, ये बहुत ही महंगी धातुएं होती हैं और इनका खासियत ये है ना कि यह जो है वायुमंडल में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। स्वतंत्र अवस्था कहने का मतलब ये जो है इनके ऊपर जंग नहीं लगता है, इनका सरफेस कभी खराब नहीं होता है। इसका भले ही जो है इसका रंग थोड़ा माने गंदगी से जो है काला हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसको यदि क्लीन इसको साफ कर दिया जाए है ना, तो फिर ये चमकना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए इनका उपयोग जो है गहना बनाने में कर दिया।
अब कोई कहे कि लोहा का गहना बनाएंगे अब पहनेंगे तो वो तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, जंग लगने लगेगा। ठीक है। एल्युमिनियम के बारे में मैंने आपको बताया कि एल्युमिनियम सबसे हल्का धातु होता है और इसका प्रयोग हवाई जहाज बनाने में किया जाता है। कॉपर, कॉपर का जो प्रयोग है ना, कॉपर का मतलब तांबा जिसको बोलते हैं, इसका उपयोग आज देखिए इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली विभाग में तार बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। एल्युमिनियम का भी तार बनाया जाता है, एल्युमिनियम, कॉपर, इन सब का तार ज्यादा मात्रा में बनता है। ठीक है। ज्यादा मात्रा में बनने का मतलब इससे पता चलता है कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत का सुचालक भी होती है। ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम क्या है, ये है ना, पोटेशियम का उपयोग जो है काफी ज्यादा मात्रा में होता है, जैसे कि खाद वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। जिंक, जिंक का ये भी क्या है, जैसे ये सब एक सबसे बड़ी बात इसमें मैं आपको बता दूं कि भले कुछ हो या ना हो, लेकिन मेडिकल क्षेत्र में इन सब का बड़ा योगदान है दवा बनाने के क्रम में। ठीक है। दवा बनाने के क्रम में इसका बहुत बड़ा योगदान है। जिंक, जिंक का टैबलेट आता है जो शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए किया जाता है। ठीक है। मैग्नीशियम का यूज, मैग्नीशियम जो है ना, एक तरीके से देखा जाए है ना, तो मैग्नीशियम का यूज भी जैसे जो हार्ड वाटर होता है ना, हार्ड वाटर, हार्ड वाटर जानते हो, इसको हम कठोर जल कहते हैं। क्या जी? कठोर जल, कठोर जल कहते हैं। ठीक है। कठोर जल कहते हैं। कठोर जल जो होता है ना, इसमें मैग्नीशियम के लवण मिले होते हैं और ज्यादातर कैल्शियम के लवण मिले होते हैं। ठीक है। तो वाटर को कठोरता बनाने में मैग्नीशियम और कैल्शियम का बड़ा योगदान होता है। यानी कठोरता कहने का मतलब वो पानी पीने लायक नहीं होता है। ठीक है। समझ में आया? और Hg, Hg का प्रयोग आप लोग देखे हैं, पारा का यूज कहाँ होता है? थर्मामीटर के अंदर। कहाँ होता है? थर्मामीटर। थर्मामीटर यानी टेम्परेचर मापने वाला जो यंत्र होता है, उसमें एक प्रकार की लिक्विड भरी जाती है जिसे हम थर्मामीटर, जिसे हम क्या कहते हैं? पारा। ठीक है। अब अधातु के बारे में, कार्बन का तो पूरा भरमार है, एवरीथिंग, हर चीज में कार्बन है, चाहे हमारा शरीर हो चाहे लकड़ी हो, एवरीवेयर कार्बन मौजूद है। ठीक है। फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन का भी जो है काफी एक प्रकार का ये गैस है। क्लोरीन एक प्रकार का गैस है। क्लोरीन का सबसे बड़ा यूज कहाँ है? तो क्लोरीनेशन में। कहाँ जी? क्लोरीनेशन, जिसको बोलते हैं क्लोरीकरण। क्या बोलते हैं? क्लोरीनीकरण। क्या बोलते हैं? क्लोरीनीकरण कहने का मतलब होता है ना, क्लोरीनीकरण कहने का मतलब होता है जो वाटर होता है ना, जो हार्ड वाटर होता है, उसमें Cl2 गैस प्रवाहित करके उसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको मारने के लिए करता है। तो क्लोरीन का उपयोग जो है पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है। सल्फर का भी यूज है काफी ज्यादा मात्रा में। नाइट्रोजन का मात्रा आप जानते ही हैं, पूरे वातावरण में कितना है? 78%। जितना बड़े बड़े यौगिक हैं, जैसे वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो इन सब में नाइट्रोजन और कार्बन काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं। तीन चीजें, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है। ये सबसे ज्यादा मात्रा में यूज किए जाते हैं। ठीक है। और ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन तो आप लोग जानते ही हैं, यह क्या है, पूरे धरती को जो है, धरती पर ये उपलब्ध है, जिसकी वजह से जीव जंतु सारे क्या है, जिंदा रहते हैं। ठीक है। तो धातुओं और अधातुओं का ये जो है हमारे दैनिक जीवन में, हमारे आसपास किस तरह उपयोग है, हम एक छोटे से माध्यम से इसको समझते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है? तत्व। क्या ये सब? तत्व। इसके अलावा कुछ ऐसा एक तत्व होता है ना, जो धातु और अधातु के बीच का गुण होता है, जिसको हम उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु। उपधातु का भी उपयोग हमारे दैनिक जीवन में है, जैसे सिलिकॉन हो गया है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक। और भी इसके अलावा है। इसका यूज जो है, इसका यूज जो है कैसे करते हैं? तो सबसे बड़ा इसका गुण ये होता है ना कि ये ना धातु ही होता है, न पूर्ण रूप से अधातु ही होता है, दोनों के बीच का गुण ये रखता है। और इसका यूज जनरली सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, सिलिकॉन जो है बालू में पाया जाता है, जिसको हम सिलिकॉन ऑक्साइड कहते हैं। ये बालू का रासायनिक सूत्र है। ठीक है।
है समझ में। जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये ज्यादातर जो है सोलर सेल वगैरह में यूज किए जाते हैं। है समझ में, सोलर सेल में यूज किए जाते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जो है तत्वों का हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई धातु है या अधातु है। उसकी अपनी कोई पहचान होगी। जैसे हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है ना, कोई कारपेंटर है, हर सबकी अपनी पहचान होती है। वैसे ही धातुओं की भी अपनी पहचान होती है और अधातुओं की भी अपनी पहचान होती है। तो इसके पहचान को हम कैसे समझेंगे? यदि आपको धातु को पहचानना होगा, है ना, तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे जिससे आप धातु को पहचान सकते हैं। ठीक है। धातु, जैसे कि आप धातु का कोई टुकड़ा आपको लेना है ना। मान लीजिए कि हम एक आयरन का रड ले लिए, ठीक है ना। आयरन का ये क्या है, रड है। यदि हम इसको एक छोर से यदि हम गर्म करने का प्रयास करते हैं, मान लीजिए कि हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम गर्म कर रहे हैं, ये क्या हो गया, ये मान लीजिए कि हम इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करेंगे यदि इसको हम ढंग तरह से, तो इसमें हमको ये दिखेगा, है ना, कि गर्म यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर के बाद ये गर्मी क्या है, बगल वाले पार्टिकल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है। यानी कहने का मतलब होता है कि गर्म हम यहाँ किए, लेकिन धीरे धीरे ऊष्मा का संचरण यहाँ तक हो गया। ऊष्मा का संचरण जो है यहाँ तक हो गया, तो हम कहते हैं कि जो ये धातु है ना, यानी जो लोहा है, यह क्या है, ऊष्मा का सुचालक, ऊष्मा का सुचालक है। इसी तरह से यदि हम एल्युमिनियम के साथ करें तो उसके साथ भी ऐसा होगा। तो हम कहते हैं कि जो धातुएं होती है ना, वो ऊष्मा का सुचालक होती है। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा, धातुएं ऊष्मा का सुचालक होते हैं। ठीक है, ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, धातुएं ऊष्मा का सुचालक होती है। दूसरी पॉइंट यदि हम बात करें कि मान लीजिए कि एक कॉपर का टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है, कॉपर का एक टुकड़ा ले लीजिए और एक बैटरी ले लीजिए, है ना। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं ना, प्लस और माइनस। ठीक है, एक बैटरी ले लीजिए और इसको जो है तार के बीच में कनेक्ट कर दीजिए, है ना, और एक लास्ट में लाकर के एक बल्ब से इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, है, बल्ब से जोड़ दीजिए। तो आपको क्या पता चलेगा कि बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है। तो ये जो है तार जो है ना, यानी धातु का जो तार है, ठीक है, जो ए और बी पॉइंट पर कनेक्ट हुआ है, यदि बल्ब जलने लगेगा तो समझिए कि इसे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये जो धातु का जो तार है ना, तार है, ये क्या है, विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक। समझ में आ रहा है, विद्युत का क्या है, ये सुचालक है। तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि धातु में विद्युत का सुचालक भी होती है। ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि यदि क्या कीजिए कि एक आयरन का टुकड़ा लीजिए, यही मान लीजिए एक आयरन का टुकड़ा है ना, और एक जो है रेगमल लीजिए। रेगमल जानते हैं? रेगमल जानते हो? रेगमल श्रेष्ठ कागज इसको बोलते हैं। उसको ले करके और इसकी जो सतह है ना, उसको रगड़ने का प्रयास कीजिए। आप पाएंगे कि इसका सतह कैसा हो गया, चमकीला हो गया। सतह चमकीला हो गया तो सिर्फ इसी के साथ ही नहीं, और भी आप प्लेट को ले सकते हैं, आप तांबे को भी ले सकते हैं, इसके जगह पर सोना को भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम को भी ले सकते हैं। आप पाएंगे कि उसका सतह क्या हो जाता है, चमकीला हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है ना कि जो धातुएं होती है ना, उनके अंदर किसका गुण होता है, चमकीला, यानी चमकने का गुण होता है। ठीक है, चमकने का गुण होता है। और इसके अलावा बात करें यदि, तो पहले क्या होता था ना कि जो
रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन आती थी ना, तो एक क्या होता था कि ऐसे एक लोहे की जो एक क्या करते हैं, लोहे का एक जो है शाफ्ट ऐसे लटका दिया जाता था, ठीक है, और लोहे के रड से इस पर जो है वार किया जाता था, ठीक है। तो इसमें से एक प्रकार का साउंड निकलता था, क्या साउंड, आवाज निकलता था, जो कि आवाज जो है यात्रियों को ये सूचित करता था कि ट्रेन आने वाली है। इसका मतलब ये होता है ना कि धातुओं से आवाज भी निकलता है, ठीक है। आपने स्कूल की घंटी देखी होगी, है ना, जब वो भी क्या होता है, एक प्रकार का मेटल का ही बना होता है, उस पर किसी मेटल से या किसी लकड़ी से जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें से साउंड निकलता है। आपने मंदिर की घंटी भी देखी होगी, इसमें से साउंड निकलता है। यदि इस तरह का कैरेक्टर है तो इसका मतलब ये होता है ना, कि इसको हम कहते हैं क्या, कि इसमें से रिंगिंग साउंड, क्या रिंगिंग साउंड, बजने की आवाज जो है इसमें से निकलती है। किसमें से, धातुओं से। तो धातुओं का गुण हमने देखा, उसमें का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, चमकीला होता है, क्या चमकीला होता है उसका सतह, ठीक है, और बजने की भी आवाज, इसमें से रिंगिंग साउंड भी निकलता है। इसके अलावा यदि हम और बात करें, ठीक है, तो एक धातु को यदि हम सोचें तो यह क्या है, इसको हम सोचे कि इसको मेल्ट करके और दूसरे शेप में कन्वर्ट करें तो आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए कि ये लोहे का तार है, अच्छा है, तांबा की, एक तांबा का मान लेते हैं, एक ये रड है, क्या ये तांबा को यदि हम पिघला दें, है ना, पिघला करके हम अन्य आकार में भी इसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन यदि इसे तार बनाया जाए, क्या बनाया जी, तार यदि बना दिया जाए, है ना, तो यह भी एक प्रकार का गुण होता है, यह भी एक प्रकार का गुण होता है। तार बनाने का मतलब ये ये जो है तन सकता है, क्या हो सकता है, तन, यानी इसमें तन्यता का गुण रहता है। किसका, तन्यता। इसीलिए धातुओं से क्या बनाया जाता है, तार बनाया। तो तन्यता क्या है, धातुओं का वह गुण जिससे धातुओं को तार में बदला जाए, इस गुण को क्या कहते हैं, तन्यता। यानी धातुएं तन्य होती है, समझ में, धातुएं तन्य होती हैं। यदि हम इसको, इस तांबे को यदि हम चाहें तो एक क्या बोल सकते हैं, सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीट बोले तो एक चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक प्लेट टाइप का इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यदि धातुओं को चादर में यदि बदल दिया जाए, पीट करके, है ना, पीट करके उसको चौड़ा बना दिया जाए तो हम एक सीट बना सकते हैं, एक चादर तैयार कर सकते हैं। यह गुण जो होता है ना, इसको आघात वर्धनीय कहते हैं। क्या, आघात वर्धनीय। देखो, आघात वर्धनीय कहने का मतलब वह प्रॉपर्टी है ना, जिसे धातुओं को हम पीट करके एक चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तार में बोलेंगे तो तन्यता का गुण होता है ना, चादर बनाएंगे तो आघात वर्धनीय का गुण होता है। समझ में आया। तो तांबे को या किसी भी धातु को हम उसे पीट करके उसको चौड़ा कर सकते हैं, ठीक है। यानी चादर बनाने की जो प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं यह आघात वर्धनीय होता है। यानी इनके अंदर मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। आया समझ में। एक और बात यदि हम इसमें देखें आघात वर्धनीय के साथ साथ, कि धातुओं के साथ एक बहुत बड़ा एक गुण ये होता है ना, कि धातु का हथौड़े से पीटा जाती है, चादर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये टूटते नहीं है। इसका मतलब जो धातुएं होती है ना, ये भंगुर नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, भंगुर कहने का मतलब होता है ना कि एक ढेला लीजिए, उसको हथौड़े से मारिएगा तो टुकड़ों में बदल जाएगा, उसको बोलते हैं भंगुर। क्या बोलते हैं, भंगुर। जबकि ऐसा गुण धातुओं में नहीं होता है। तो नहीं होता है तो इसका मतलब उसको पीटेंगे तो सीट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हम आघात वर्धनीय कहते हैं। है समझ में। तो धातुओं की सबसे बड़ी ये पहचान है कि ऊष्मा का सुचालक होगा, विद्युत का सुचालक होगा, चमकीला होगा, इसमें बजने की आवाज आएगी, ये तन सकता है, आघात वर्धनीय हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ग्राम सोना का तार ले लीजिए यदि, है समझ में, तो इसको इस 1 ग्राम सोना के तार में हम चाहें तो 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तार में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा तार में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 1 ग्राम सोना में। तो सोचिए कितना ये तन्य है ना,
कितना ये तन्य है कि हम इसको 2 किलोमीटर लंबा तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतले तार में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये तन्यता जो है धातुओं के, सभी धातुओं के अंदर होता है। और यदि देखें हम तो कुछ, जैसे मान लीजिए कि सोडियम को अपने हाथ में लीजिए, है ना, और उसको जो है थोड़ा दबाने का प्रयास कीजिए या उसको चाकू से काटने का प्रयास कीजिए, आपको पता चलेगा कि सोडियम चाकू से कट जाए। इसलिए कहा जाता है कि धातुएं जो होती है ना, मुलायम भी होती है। क्या मुलायम, सॉफ्ट धातु जिसको बोलते हैं। तो मुलायम में जितना ये सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब कैसे होते हैं, मुलायम धातुएं होती हैं। इनको चाकू से काटा जा सकता है, समझ में चल रहा है। इनको किसे काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, समझ आ रहा है ना। तो धातुएं मुलायम होती हैं, इनको चाकू से हम काट सकते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि सभी धातुएं मुलायम होती हैं, है ना। कुछ धातुएं मुलायम होती हैं तो कुछ धातुएं कठोर भी होती हैं। जैसे आप आयरन को ले लीजिए, आयरन को ले लीजिए, है ना, आयरन को ले लीजिए। आयरन क्या है, कठोर धातु है। तांबा क्या है, कठोर धातु है, समझ में। तो ये दोनों तरह के होते हैं। लेकिन एक चीज यदि बात करें, जैसे कि मैंने देखा कि धातु के अंदर जो पारा है, क्या है, पारा है, यह किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, या एक अपवाद होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो धातुएं होती है ना, ये ठोस भी हो सकती हैं और द्रव भी हो सकती हैं, समझ में, ये दोनों हो सकती हैं, ठीक है। तो द्रव के रूप में हमको मिल गया कौन, Hg। एक और धातु है जिसका नाम है गैलियम। क्या, गैलियम। ये क्या होता है ना कि ये भी जो है दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस में भी पाया जाता है और द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। लेकिन ये कमरे के ताप पर जो है हमेशा किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था। समझ में आ रहा है, हमेशा द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। अब देखो, और जो है कि देखा जाए तो कुछ ऐसी धातुएं हैं ना कि जिनका द्रवणांक, क्या, द्रवणांक जो होता है ना बहुत कम होता है। द्रवणांक कहने का मतलब कम ताप पर वो क्या होते हैं, पिघल जाते हैं, कम ताप पर पिघल जाते हैं, ऐसा समझ में। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना जिनका द्रवणांक काफी उच्च होता है। तो द्रवणांक के आधार पर यदि देखा जाए, है ना, तो ये सोडियम, पोटेशियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। द्रवणांक इनका बहुत कम होता है। लेकिन बाकी लोहा को देखिए, टंगस्टन को देखिए, है ना, लोहा को देखिए, टंगस्टन को देखिए, है ना, तो इनका द्रवणांक क्या होता है, काफी हाई होता है, समझ में। जबकि सोडियम का, पोटेशियम का, इसका द्रवणांक क्या होता है, लो होता है। इसी की वजह से हवा के संपर्क में आने पर ये तुरंत क्या हो जाते हैं, जलना शुरू कर देते हैं। सोडियम और पोटेशियम जो है हवा के संपर्क में आते ही जलना शुरू कर देते हैं, ऐसा समझ। क्यों, कि उनका द्रवणांक क्या होता है, कम होता है। जब द्रवणांक कम होता है ना तो क्वथनांक भी कम होता है, समझ में। द्रवणांक कहने का मतलब पिघल जाना, जितना जल्दी हो सके, समझ में, है ना। सोडियम को हाथ पर लीजिएगा, तुरंत आग लगना उस पर स्टार्ट हो जाएगा, हवा के संपर्क में आते ही आग लग जाएगी। इसलिए इन सब धातुओं को ना हम कहाँ रखते हैं, किरोसिन ऑयल के अंतर्गत रहता है। यानी जो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, इसको जनरली हम किरोसिन तेल के अंतर्गत रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि किरोसिन तेल में यह आग से संपर्क इसका टूट जाता है, हवा से संपर्क टूट जाता है, जिसकी वजह से जलने से बच जाता है। सीजियम थोड़ा सा भी इसको हाथ पर रखे, तुरंत हवा बन जाएगा, ऐसा समझ में, तुरंत गैस बन करके उड़ जाएगा। तो इन सब धातुओं का जो द्रवणांक है ना काफी जो है निम्न होता है, ऐसा समझ में। लेकिन टंगस्टन जैसे धातु हो गए, तांबा, ये क्या नाम है इसका, आयरन जैसे धातु हो गए, तो इनका जो द्रवणांक होता है काफी उच्च होता है। सोना और चांदी के बारे में भी देखा है, इनका द्रवणांक भी बहुत कम होता है। इसको पिघला करके सुनार चंद मिनट में दूसरे शेप में इसको बदल करके एक दूसरा गहना बना सकता है, ऐसा समझ में, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्वथनांक और द्रवणांक भी बहुत मायने रखता है। आयरन का द्रवणांक बहुत ज्यादा होता है ना, और टंगस्टन का भी द्रवणांक काफी ज्यादा होता है, समझ में आया, ठीक है। यदि हम प्रतिरोध के आधार पर बात करें तो सोना और चांदी के अंदर प्रतिरोध कम होने के कारण
सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम में प्रतिरोध होने के कारण इसे अच्छा सुचालक माना जाता है ना, अच्छा सुचालक माना जाता है, ठीक है। लेकिन बाकी लोहा, टंगस्टन की यदि बात करें तो इसमें प्रतिरोध की मात्रा ज्यादा होती है। इसीलिए क्या होता है कि जैसे इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या उसमें ऊर्जा देना शुरू कर देता है। आया समझ में? तो ये जो धातुओं के जो हम गुण पढ़ रहे थे ना, इस धातुओं का जो गुण है ना, इसे हम भौतिक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? भौतिक। तो जो अभी हम वार्तालाप कर रहे थे धातुओं के बारे में, यह धातुओं का क्या है? ये भौतिक गुण है। कौन सा गुण है? भौतिक गुण। समझ में आ रहा है? भौतिक गुण के बारे में हम पढ़ रहे थे, यानी उसका एटमॉस्फेयर के अंदर क्या बिहेवियर होगा इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ऐसा समझ में? उसका क्या मतलब गुण है, क्या कैरेक्टर है, एटमॉस्फेयर से किस प्रकार का संबंध रख सकता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमने देखा कि धातु में ऊष्मा का सुचालक होती हैं, धातु में तन्य होती हैं, धातु में आघात वर्धन्य होती हैं, धातु विद्युत का सुचालक होता है और धातु चमकीला होता है, इसमें से बजने की आवाज आती है, इसका द्रव्यंक उच्च भी होता है और निम्न भी होता है। तो उच्च किसका होता है? आयरन का, टंगस्टन का उच्च हो जाता है, जबकि सोडियम, पोटेशियम इनका क्या होता है? निम्न हो जाता है, ठीक है। इनका द्रव्यंक निम्न हो जाता है। आया समझ में? इसके अलावा हमने देखा कि धातुएं ठोस भी होती हैं और धातुएं द्रव अवस्था में भी पाई जाती हैं। अपवाद के रूप में धातु में कहा जाता है कि धातु में सामान्यतः ठोस होता है, लेकिन ये अपवाद में आ जाता है। कौन? Hg। Hg अपवाद में आ जाता है कि धातुएं जो होती हैं, धातु जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो कौन है? पारा, ठीक है। और एक और बात देखें हम इसमें कि धातुओं का एक होता है जिसको बोलते हैं, अक्सर मान लो कि जो ठोस होता है, ठोस कहने का मतलब कई दो प्रकार का, एक मुलायम वाला ठोस, एक कठोर वाला ठोस है। तो मुलायम धातु में कौन कौन आ रहा है? सोडियम और पोटेशियम। इसको चाकू से हम काट सकते हैं, जबकि लोहा को क्या चाकू से काट सकते हैं? नहीं। टंगस्टन को चाकू से काट सकते हैं? नहीं काट सकते। ऐसा समझ में? द्रव को तो काट ही नहीं सकते हैं, ये ऑलरेडी क्या है? लिक्विड है। कौन? ये क्या नाम है? पारा। पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है ना। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। लेकिन गैलियम का कहानी ये है ना कि जाड़ा आएगा तो जम जाएगा और गर्मी आएगा तो जैसे एकदम नारियल का तेल है वो, जैसे नारियल का तेल होता है, जड़ा आने पर जम जाता है, गर्मी आने पर पिघल जाता है, वैसे ही गैलियम होता है। गैलियम भी जाड़ा में जमेगा और गर्मी में पिघल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जो है हम धातुओं का भौतिक गुण देखें। क्या देखे? भौतिक। अक्सर आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि धातुएं किसे कहते हैं, तो धातुएं वे तत्व होती हैं जो विद्युत का सुचालक होती हैं, जो ऊष्मा का सुचालक होती हैं, जो आघात वर्धनीय का गुण रखते हैं, जो तन्य होते हैं, है ना। यही प्रॉपर्टी जो है धातु की पहचान कराता है। समझ में? तो सिर्फ भौतिक गुण के आधार पर हम बात कर रहे हैं। यदि इसी तरह से हम उपधातु की, यदि हम अधातु की बात करें, हम अधातु की बात करें तो पता चलेगा क्या? अधातु ना तो आघात वर्धनीय होता है, ना तो तन्य होता है, न ऊष्मा का सुचालक होता है। समझ में? ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन यदि देखा जाए तो ऊष्मा का सुचालक में कार्बन आ सकता है। क्या? ग्रेफाइट, ठीक है ना। ऊष्मा का सुचालक, विद्युत का सुचालक और ऊष्मा का सुचालक। यदि हम बात करें तो कार्बन के बारे में, किसके बारे में? कार्बन के बारे में। कार्बन जो होता है ना, इसके 3 अपरूप होते हैं। कितने अपरूप होते हैं जी? 3। एक हीरा होता है और एक ग्रेफाइट होता है, और एक जो होता है इसको बोलते हैं फुलेरीन बोलते हैं। तो जो ग्रेफाइट होता है ना, वो कार्बन अन्य अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, जबकि हीरा विद्युत का सुचालक नहीं होता है। समझ में? तो यह एक अपवाद में आता है कि अधातु होते हुए भी यह क्या है? विद्युत का सुचालक। अधातु होते हुए भी यह विद्युत का सुचालक होता है। कौन? ग्रेफाइट। समझ में आ रहा है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। कौन? ग्रेफाइट। ये अपवाद है इसका। सभी अधातुओं में ये केस नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? ग्रेफाइट में पाया जाता है। और न इसमें कोई न ये बजने की आवाज भी इसमें नहीं आती है,
है समझ में, है ना, है भंगुर होते हैं। और धातुएं क्या होती हैं, भंगुर होती हैं, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात ये देखिए कि चमकीला के आधार पर इस देखें तो आयोडीन जो होता है ना, यह चमकीला होता है। आयोडीन एक चमकीला पदार्थ है, समझ में आ रहा है ना, आयोडीन एक चमकीला पदार्थ। हाँ, एक चीज इसमें है कि जो अधातुएं होती है ना, ये ठोस में ही पाई जाती हैं, द्रव में भी और गैस में। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब गैस में होती हैं, है ना। ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन ये सब गैसीय अवस्था में होते हैं। आयोडीन जो होता है ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, और ब्रोमीन जो है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। सल्फर भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। ऐसे समझ में, तो अधातुएं ठोस भी हो सकती हैं, द्रव भी हो सकती हैं और गैस भी हो सकती है। ऐसे समझ में, इनके अंदर आघात वर्धनीय का गुण नहीं रहता है, तन्यता का गुण नहीं रहता है, और यदि हम बात करें तो इसमें कोई बजने की आवाज नहीं आती है। समझ में आया? यानी और एक तरीके से बात करें तो इनके अंदर कठोरपन कम होता है, कठोरपन कम होता है। अवस्थाएं तो तीनों होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन आयरन की तरह और टंगस्टन की तरह इसमें कठोरता नहीं होती है, हार्डनेस नहीं होती है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम ये समझ पाएंगे कि धातु और अधातु का भौतिक गुण क्या है। समझ में आ रहा है? धातु और अधातु का भौतिक गुण क्या है। तो भौतिक गुण कहने का मतलब ये चीज आपको क्लियर हो गया। तो यही सब जो पॉइंट है आपका, इसी के आधार पर हम भौतिक गुण क्या करते हैं, बताते हैं। समझ में आ गया? तो आपको एग्जाम में जो है याद रखना है कि वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, पारा। वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, ब्रोमीन। चलिए एक और बताइए, वह कौन सा धातु है ना, वो धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। आए समझ में? अच्छा, वो कौन सा धातु है जो सबसे ज्यादा कठोर होता है? माना जाता है कि अधातु होते हुए भी क्या है, वो कठोर है ना। तो अधातु होते हुए भी क्या होता है, ये कठोर होता है। समझ में आ रहा है? अधातु होते हुए भी ये कठोर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, इसमें ये भी देखा जाता है कि किसका द्रवणांक, यानी धातुओं का द्रवणांक उच्च भी होता है और निम्न भी होता है। ऐसा समझ में, जैसे सोडियम और पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है, और जैसे ये हवा के संपर्क में आते हैं तुरंत ये जलना शुरू कर देते हैं। समझ आ रहा है? तुरंत ये जलना शुरू कर देते हैं, इसलिए इनको केरोसिन तेल के अंतर्गत रखा जाता है। उसी तरह से अधातु में एक तत्व है जिसका नाम है फास्फोरस। क्या? ये भी हवा के संपर्क में आते ही क्या होता है, जल उठता है। लेकिन हाँ, पानी में रख देने से ये आग नहीं लगता है। ऐसा समझ में? लेकिन सोडियम और पोटेशियम को पानी में भी रख दीजिएगा ना, उसमें भी आग लग जाएगा। फास्फोरस भी हवा के संपर्क में आते ही क्या होता है, जलने लगता है। ऐसा समझ में? इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है, पानी के अंदर। लेकिन इसको कहाँ रखते हैं हम, केरोसिन तेल के अंदर रखते हैं। बात समझ में? तो इस तरह से धातु और अधातु के गुण को हम समझ सकते हैं। कौन से गुण को, भौतिक गुण। ठीक है, तो ये भौतिक गुण आप पिछली कक्षा से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। आए समझ में? तो आपको इतना बात याद रखना होगा कि धातु और अधातु के भौतिक गुण क्या है। समझ में आ रहा है? आपसे पूछा जाए कि क्या हीरा विद्युत का सुचालक होता है, तो नहीं होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्या अपवाद के अंतर्गत आता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत का सुचालक का कारण क्या है। तभी हम पिछले अध्याय में पढ़े हैं फिजिक्स के अंदर, क्या पढ़े हैं कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है ना, वही ना विद्युत धारा के कारण बनते हैं। है समझ में? तो जैसे मान लीजिए कहते हैं कि धातु में विद्युत का सुचालक होती हैं, तो इनके अंदर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिनका प्रवाह होने से विद्युत का सुचालक ये बन जाता है। ऐसा काम ग्रेफाइट के अंतर्गत होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। लेकिन हीरा के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में। इसमें रासायनिक गुण के अंतर्गत इसको हम पढ़ेंगे कि धातुओं की संयोजकता आपको पढ़ाया गया ना। धातु का संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, अधातु का संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, इनकी संयोजकता क्या होती है। ऐसा ये चीज आपको पढ़ाया गया। तो उसी के आधार पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि धातुएं जो होती हैं उनका रासायनिक गुण क्या होता है, अधातुएं जो होती हैं उनका रासायनिक गुण क्या होता है। समझ में?
इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसमें मेन पॉइंट क्या है, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे, दूसर का बात वाटर से अभिक्रिया कराएंगे, है समझ में। तीसर का बात कि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर पाते हैं कि नहीं, ग्रहण कर पाते हैं कि नहीं। इन सब चीजों के आधार पर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण क्या है।